अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे। और जब मैं इंजॉय करने की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है कि अगर ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट एंड रॉन्ग कुछ भी होता है, तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसको सब्र और शुक्र से गुजारना चाहिए। अच्छा, जब हम ज़िंदगी की और अच्छे दिन की शुरुआत की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मस्बत सोच रखना, इसी के साथ साथ अच्छा नाश्ता, सेहतमंद नाश्ता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी हम अच्छे दिन की शुरुआत की बात करते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या कि आप ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे अच्छे होंगे, फिट होंगे, एक्टिव होंगे, बल्कि साइकोलॉजिकली और ज़हनी तौर पे भी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपको किसी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अच्छा जी, जो लोग सेहतमंद नाश्ता नहीं करते, जो लोग अच्छा नाश्ता नहीं करते, ये उन लोगों की बात की जा रही है, या तो जो लोग नाश्ता किए बगैर घर से निकल आते हैं, या फिर कुछ रात का बचा हुआ खा लेते हैं, या फिर जो है वो कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन हेल्दी नाश्ता हमेशा वो होता है कि आप कुछ फ्रूट्स खा लें, आप कुछ ड्राई फ्रूट साथ अपने नाश्ते में शामिल कर लें, या फिर किसी भी फ्रूट का जूस ऐड कर लें अपने नाश्ते में, या दूध का एक गिलास ऐड कर लें। ये होता है सेहतमंद नाश्ता। कुछ लोग पराठा खाते हैं तो पराठा खाने से ये होता है कि होता तो हेल्दी है लेकिन काइंड ऑफ अनहेल्दी भी होता है, जिसमें ऑयल, घी की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा वो आपको लेज़ी, सुस्त बना देता है। एज़ कम्पेयर टू दैट पीपल, जो लोग नाश्ता करते हैं, जो लोग नाश्ता नहीं करते, वो लोग हमेशा सुस्ती और थकावट का शिकार रहते हैं जब भी वो अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को भी आदत डालें कि वो अच्छा और सेहतमंद नाश्ता करके घर से निकलें। अच्छा जी, आज हम बहुत सारे अहम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद बुखारी, जो कि एडिटर हैं रूही टीवी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप खुद क्या नाश्ता करती हैं? लोगों को मशवरा देती हैं। अच्छा, मैं खुद पराठा खाती थी, और मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि पराठा खाने से एक तो नींद आपको फ़ौरन आती रहती है। लेकिन अब मैंने महीना एक हो गया मैंने नाश्ता स्टार्ट किया कि मैं एक बॉयल अंडा लाजमी खाती हूँ सुबह आते हुए, और साथ थोड़ा बहुत दूध पी लेती हूँ, आधा कप। अच्छा, ये तो शहरी नाश्ते की बात है ना। वरना कभी हमारे यहाँ जो नाश्ता होता था वो साग, मकई की रोटी, मक्खन, उसके साथ लस्सी, देसी घी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। ये नट्स तो अवेलेबल नहीं होते देहातों में। ऐसा ही है। देहात का नाश्ता जो है बड़ा इनरिच्ड होता है, और तंदूर की बनी हुई रोटी, और ख़ास तौर पे पता नहीं आपको एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं कि अगर रात की रखी हुई रोटी तंदूर की सुबह खाई जाए, मतलब उसको बासी ना समझा जाए, लेकिन उसको अगर खाया जाए तो बहुत ताज़ा अच्छी मक्खन लगती के है। साथ, हाँ, ताज़ा बिल्कुल। मक्खन के साथ, तो उस जैसी कोई नेमत नहीं है। और अच्छा, उसके साथ हमारे लस्सी। ननियाल में ऐसे होता था जब हम जाते थे, क्योंकि वो भी गांव में है, तो हम सब कज़न्स इकट्ठे हुए हुए होते थे, तो बड़ी तादाद होती थी। एक तो घर भी खुला होता था, और जब ये बचपन की बात, तो कज़न्स की बड़ी तादाद थी, क्योंकि मेरी 8-10 खाला हैं माशाल्लाह। तो वो बड़ी तादाद को एक तो नाश्ता करवाना भी मुश्किल होता था, फिर बच्चे हैं ऑब्वियसली उनको संभालना भी मुश्किल। तो होता ये था कि हम शौक से खाते थे कि जो रात में रोटियां एक्स्ट्रा बनती थी, और उन्हीं रोटियों को थोड़ा बहुत ऑयल या घी लगा के, पहले हल्का सा या पानी लगाया मक्खन, जाता है, फिर उसके बाद बिल्कुल, हल्का सा घी तो लगाएं तो वो वो बड़ी टेस्टी बहुत हो जाती है। मज़े की लगती थी, उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा तल ली होता था। जाती हैं। अच्छा, यहाँ ना हमारे शहरी इलाकों में, ख़ास तौर पे जनूब पंजाब में, लोग, ज़ाहिर है गुर्बत भी है यहाँ बहुत ज़्यादा, तो वो लोग ये करते हैं कि सुबह जो है वो चने, पहले तो 10 रुपए के मिल जाते थे, अब 30 रुपए से कम नहीं मिलते, लेकिन अभी भी लोग 30 रुपए 40 रुपए के चने ले आते हैं, और उससे सारा घर बैठ के जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। थोड़े थोड़े सबको मिल जाते हैं, ऐसे में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ चने खा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। नहीं ठीक, और वैसे तो जैसे आपने कहा कि मैं अंडा खाती हूँ, तो ग़िज़ा में अंडा शामिल होना चाहिए। लेकिन अंडा इतना महंगा हो गया, वो 2 अंडे जो है पर पर्सन फैमिली के इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर है मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो हकीकत है। तो ये वो ये करते थे, 2 अंडे ला के ना उससे पूरे घर का नाश्ता बनाते थे। आज भी यही है कि उसमें प्याज डाल लिए, कुछ मिर्चें डाल ली, कुछ टमाटर डाल लिए, उससे आमलेट जो है वो इस तरह का बनाते हैं कि वो पूरे घर को, 5-7-10 बंदे भी हैं ना, उन सबको पूरा करना है। सब खा लेते थे। अच्छा बुखारी साहब, जब हम बात कर रहे हैं अभी दिन की और सुबह की भी, तो सुबह सुबह जब खबरें देखते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है कि मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आप बारिशें देखें, बारिशों का स्पेल जो है वो क्या बताया गया था और कब तक जारी है।
लेकिन बड़ी अफसोसनाक ख़बर भी है कि रोज़ देखते हैं जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है और वहाँ की सड़कें, वहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिंध की जो इस वक्त सिचुएशन है और सवात बुनेर वहाँ पे जो हालात इस वक्त हो चुके हैं लोग और मैं इस वक्त यही कहूँगी कि सोशल मीडिया ने भी इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि वहाँ पे जो फ्लड से जो लोग मुतासर हुए हैं उनके लिए एक बड़ी डोनेशन का अमल जो है वो जारी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज़ ऑब्वियसली अभी इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो देखने के काबिल नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जाने जा रही हैं, बहुत नुकसानात हो रहे हैं। देखें, दो तीन कैफियत हैं मुख्तलिफ। एक तो ये है कि हमारे जो बालाई इलाके हैं जिनको हम शुमाली इलाका जात कहते हैं, जिसकी सैर के लिए हम गर्मियों में जाते रहते हैं, वहाँ बड़ी तबाही हुई है और उसमें जो है वो बेशतर इलाके जो है वो वहाँ पर मुतासर हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि बाबूसर टाप, जो बाबूसर नारायण रोड है वो मुतासर हुआ है, बाबूसर चलास रोड मुतासर हुआ है, गिलगित खुद मुतासर हुआ है, फिर हुंजा मुतासर हुआ है, फिर जो वहाँ पर नलतर वो मुतासर हुआ है, उसके बाद जो है नगर जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। इन सारी जगहों पर लैंड स्लाइडिंग हुई है और बड़ी तादाद में जो है वो लोग बेघर हुए हैं, घर तबाह हो गए हैं, अमवात हुई हैं सैकड़ों। और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो सैलाबी कैफियत हुई है उससे वहाँ पर जो लोग फसलें काश्त करते हैं, जो कुछ फसलें उगाते हैं, वो भी सारी तबाह हो गई हैं और लोग बेघर हो गए हैं और ज़ख्मी बड़ी तादाद में हुए हैं। कल अब गिलगित का ही एक इलाका है गज़र ज़िला है उसका, वहाँ पर भी एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई। दरिया गज़र के अंदर एक पहाड़ टूट के आके गिरा है, तो उसने रास्ता रोक लिया। जिस तरह वो झील बन गई थी हमारे यहाँ हुंजा के पास जो है अताबाद, इसी तरह की वो झील एक बन गई है अचानक, और वो पानी दरिया गज़र का रुका है तो वो पीछे सारे इलाके को उसने डबो दिया है। तो उसके साथ साथ जो वहाँ पर जो इलाका है गोपस यासीन ख़ास तौर पे वो बड़ा मुतासर हुआ है, गांव है गागुच वो बड़ा मुतासर हुआ है। और अभी भी पानी वो जब झील भर गई है तो ऊपर से पानी निकलना शुरू हो गया, लेकिन ख़दशा ये है कि अगर अचानक वो टूट गया बंद जो मसनूई बना है, कुदरती बना है, तो फिर अचानक जो है वो आगे वाले सारे इलाके भी मुतासर हो जाएंगे। और गिलगित से शंदूर जाने वाली रोड भी जो है वो बंद हो गई है इसकी वजह से। अच्छा, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ लोग सैर के लिए जाया करते थे और उनकी अपनी जो वहाँ बसने वाली आबादी है उनका ज़रिया माश यही सियाहत है। सियाहत लोग जाते थे, वहाँ खर्च करते थे, होटल हैं, ढाबे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं वहाँ उनका ज़रिया माश भी सारा ख़त्म हो गया क्योंकि सियाहत रुक गई है। और हम खुद लोगों को कह रहे हैं कि भी आप सियाहत के लिए ना जाएं। तो ये शुमाली इलाका जात की सूरत हाल है और जिसका हम खदशा जाहिर कर रहे थे ग्लोफ का। बुखारी साहब, पिछले साल भी यही सिचुएशन थी, इस साल भी यही नहीं, इस तरह की नहीं थी। पिछले साल इस तरह वो इतनी डिवास्टेटिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सूरत हाल थी। बारिशें तो होती हैं। ये हमारे गवर्नमेंट पे, हमारे डिपार्टमेंट्स पे ये सवाल नहीं उठता कि क्या ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स उनको लेनी चाहिए थी जो नहीं ली गई, या फिर कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किए? ठीक है, सवाल तो बहुत बड़ा उठता है और इसका जवाब गवर्नमेंट खुद भी दे रही है। कल वज़ीर आज़म ने भी इस पर बात की है कि सबसे अहम बात ये है कि ये जो अभी हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, माजी में नहीं हुआ। मानसून होता है, तेज़ मानसून होता है, स्लाइडिंग भी होती है, नुकसानात भी होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान। अच्छा, हमें दुनिया कह रही थी 10 साल से कह रही थी कि भाई क्लाइमेटिक चेंजेस आने वाली हैं जिसमें पाकिस्तान सबसे मुतासरा मुल्क होगा। तो जहाँ तक आपकी बात ये है कि हमने क्या मेजर्स लिए, क्या इसके लिए तैयारियाँ की, तो हमने तैयारी नहीं की। इसमें तो सच्ची बात है कि सबसे अहम तैयारी ये होनी चाहिए थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए थे। 10 साल अगर हम 10 मुसलसल दरख्त लगाते तो आज वो दरख्त जो है इन 10 सालों में तो दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई है। ये आप देखें ना कि अभी जब ये सैलाबी कैफियत हुई है और ये रेले आए तो यहाँ पर हमने देखा कि दरियाओं में लॉग्स ही लॉग्स से इतनी लकड़ियाँ थीं कि ऐसे लगता था कि वो हम कह रहे थे कि ना बिलियन ट्रीज वहाँ लगाए हैं, तो ऐसा लगता था कि बिलियन ट्रीज काटे हैं। तो ये मंजर था। तो अगर हम दरख्त नहीं बचाएंगे और मज़ीद दरख्त नहीं लगाएंगे तो हम इसी तरह मज़ीद मुतासर होंगे। और कमाल ये देखें कि सिर्फ ये बालाई इलाकों में नहीं बल्कि हमारे ज़मीनी इलाकों में जहाँ दरख्त पहले से नहीं है, मुल्तान को देख लें तो बेतहाशा दरख्तों की कटाई हो रही है। और कमाल ये है कि दरख्तों की कटाई पे पाबंदी भी है। पाबंदी है, कैसी पाबंदी है कि रात को आप खड़े हो जाएं किसी भी रोड पे ट्रालियाँ भर के जो है ना आम की कटाई हो रही है। अच्छा, अब ये जो है ना ये इलाका है जो
बालाई इलाके की हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर ये सारे हादसात हुए, ख़ासतौर पे गिलगित बड़ा मुतासर हुआ है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये 2-3 दिन पहले जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, बोनीर, बाजोड़, स्वात, शांगला, बटग्राम, ये जो इलाके मुतासर, सवाबी, ठीक है ना, ये जो इलाके मुतासर हुए हैं, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और क्लाउड बर्स्ट, अच्छा ये एक बेल्ट है, आप ऐसे देखें कि ये जो मर्दान है, मर्दान के ऊपर सवाबी है और सवाबी से ऊपर जो है ज़िला बोनीर है जो मालम जब्बा तक जाता है। तो ये इसके जो मगरबी सिमत पर चकदरा है, चकदरा और फिर सवात है, और सवात का इलाका मुतासर हुआ है। फिर उससे मज़ीद मगरब में ये बाजोड़ का इलाका है, वो लिंक्ड होते एक बेल्ट है जो सारी मुतासर हुई है, और इन सारे इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो है बोनीर में और बाजोड़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ पे तो हो रहा है क्लाउड बर्स्ट, लेकिन आपने देखा होगा और ख़बरें भी सुनी होंगी कि यहाँ पर भी अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट के बहुत सारे केसेस सामने आए। तो इसकी वजह क्या है, क्यों क्लाउड बर्स्ट होता है? क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है या और भी इसमें वजूहात हैं? अच्छा, यही जो है मैं आपको बता रहा था कि ये 2-3 फिनोमिना है। एक तो ये जो नीचे के इलाके हैं, एक बालाई इलाके हैं, फिर तीसरा जो है जैसे आपने जिक्र भी किया कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और अभी भी खदशा है कि हम अर्बन फ्लडिंग की थ्रेट्स जो है वो जारी कर रहे हैं, वार्निंग जारी कर रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग में ये है कि हम ये कह रहे हैं कि किसी भी शहरी इलाके में किसी वक्त भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। जैसे हमने देखा कि कराची में अचानक जो है वो इतनी बारिश हुई है कि वो 200 मिलीमीटर बारिश हुई है और उसने कराची को डुबो दिया, और वहाँ पर सूरत हाल ख़राब हो गई। कराची जो है वो कितना बड़ा शहर है। हाँ जी, और वहाँ मशीनरी भी है, हुकूमत भी है, सूबाई दारुल हुकूमत भी है। तो क्लाउड बर्स्ट बुनियादी तौर पर जैसे हम नाम से नज़र आता है कि बादल फट गया, तो वो कहीं भी अगर 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए 1 घंटे के अंदर एक छोटे से एरिया में, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश, 200 मिलीमीटर 1 घंटे में अगर कहीं बारिश हो जाए तो वो क्लाउड बर्स्ट उसे कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये होता ही है अमूमी तौर पर कि हम ये देखते हैं कि बारिश होती क्यों है। बारिश इस तरह होती है कि जो समंदर है, दरिया हैं, पानी जहाँ मौजूद होता है वहाँ पानी बुखारात बनकर एवापोरेट होके ऊपर जाता है, आसमान हवा का हिस्सा बनता है, और फिर ऊपर आसमान में जाके जब वो इकट्ठा हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है। जब ऊपर आप जाएं तो ऊपर जो है वो गर्मी नहीं है, सर्दी शुरू हो जाती है, तो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है। तो वो जो एवापोरेशन होती है, बुखारात होते हैं, वो छोटे छोटे कतरों में, पानी के कतरों में बदल जाते हैं। अच्छा, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बादल बन जाते हैं और बारिश बरसाने वाले बादल बन जाते हैं। अच्छा, जब उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो गिर जाते हैं, तो गिरते हैं तो वो बारिश हो जाती है। अच्छा, अब ये होता ये है कि कहीं भी जहाँ भी ये पानी की मिकदार बादल में ज़्यादा होगी तो बादल उतना ही घना होगा, उतना ही काला होगा। जब काले बादल चढ़ के आते हैं ना, हम कहते हैं कि ये जैसे परसों मुल्तान की जो सूरत हाल थी, परसों सुबह काले बादल चढ़ के आए, काले बादल थे और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मगरिब के बाद का वक्त हो, लेकिन बहुत अर्ली मॉर्निंग। जितने काले बादल ज्यादा है ना, जितना उनमें ये कालापन ज्यादा है, इसका मतलब उसमें उतना ही पानी ज्यादा है। ठीक है, तो जब वो पानी की मिकदार बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, तो फिर ये बारिश हो जाती है। और बारिश जो है वो, अब ये अगर कहीं पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार है तो फिर ये क्लाउड बर्स्ट वाली सूरत हाल पैदा होती है। ठीक है सर, ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि जनूबी पंजाब की इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है अली अमीर ने, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, डिजिटल मार्केटिंग की तो आजकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आप हर बच्चे को देखेंगे तो स्कूल में ही पढ़ता हुआ बच्चा जो है उसको शौक होगा कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी डोमेन्स आ जाती हैं, तो वो बताएं कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है क्या और डिजिटल मार्केटिंग में मज़ीद कितनी डोमेन्स कनेक्ट होती हैं? अच्छा, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक फॉर लास्ट 12 ईयर्स, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली आप जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, वो ई कॉमर्स हो, वो सर्विसेज बेस्ड मार्केटिंग हो, ठीक है, या वो किसी भी इदारे का, किसी भी ब्रांड का डिजिटलाइज्ड जो आप कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, उसको आप डिजिटल मार्केटिंग के जूम में लेंगे। और
आजकल का दौर ऐसा है कि हर शख्स जो है वो शिफ्ट टुवर्ड्स मोबाइल है। तो मोबाइल के ऊपर जैसे मेटा एड्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, तो ये जब आप कनेक्ट करते हैं सारी डोमेन को, तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं किसी भी अच्छा, तो सर डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बाकी सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं? बिल्कुल। ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो कोर है। ग्राफिक डिज़ाइन हो जाए या फिल्म मेकिंग हो जाए, आपने किसी भी ब्रांड का, पहले क्या होता था, अभी भी वो हो रहा है लेकिन उसकी पेस कम हो गई है। ठीक है। पहले हम एक टीवीसी बनाते थे, टीवी पे केबल पे देते थे। अब हम काम क्या करते हैं, अब हम वही का वही काम जो है फॉर द फेसबुक कर रहे हैं, फॉर द ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो एड्स पहले हम टीवीसी की सूरत में बनाते थे, टेलीविज़न के लिए बनाते थे, अब वही एड्स टीवी के लिए तो बन रहे हैं, लेकिन वही स्पेसिफिक एड्स जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बन रहे हैं। बिल्कुल सोशल। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम टीवी पे अगर जर्नलाइज लगाते हैं तो हम उसको टारगेटेड नहीं कर पाते। जो डिजिटल मार्केटिंग है वो आप टारगेटेड कर सकते हैं, एज लिमिट को टारगेट कर सकते हैं, लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, आप अपनी डोमेन को टारगेट कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं, तो उससे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा, देखिए कितनी हैरानकुन बात है कि आप अगर कोई भी एक स्पेसिफिक ऐड है, तो अगर आपने उसके ऊपर आई थिंक ऐड चलाने के लिए उसको मेटा को पे करना पड़ता है, राइट? आप पे करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप का पर्सन देखेगा और किस लोकेशन में देखा जाएगा ये ऐड, और किस मेंटालिटी के लोग देख सकते हैं। और बड़ी हैरानकुन बात है ये, बिल्कुल ऐसे कि हमारा डिजिटल मीडिया, हमारी जो इनोवेशंस हैं वो इस कदर आगे बढ़ती जा रही हैं कि हम ये चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं विद द टैप ओनली, कि हम सिर्फ टैप करेंगे और ये चीज़ें होती चली जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि आजकल हमारी यंग जनरेशन जो है उनको बड़ा शौक भी है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीखें भी सही और करें भी सही, क्योंकि इसका स्कोप भी है। तो आप क्या समझते हैं कि इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि एक स्कूल या कॉलेज के बच्चे को भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए? मैं आपको इसके अंदर, मैंने बैचलर ऑफ डिज़ाइन किया फ्रॉम मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ठीक है। फिर मैंने प्रॉपर मैनेजमेंट साइंस एचआर के अंदर किया, और मैंने इसी को न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से पीजीडी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग में मेन कोर है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा देखिए, जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, उनकी एजुकेशन का ये पार्ट होना चाहिए। जैसे हमने इंग्लिश पढ़ी, हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, आजकल जो हमारी एजुकेशन का पैटर्न है, शुरू से ही, बचपन से ही एक बच्चे को वो चीज़ सिखानी चाहिए जो हैंड्स ऑन स्किल हो, जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो। जो शख्स आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग को, मेटा एड्स को, एआई को नहीं समझेगा, वो आफ्टर 5 years ही इज़ नॉट रिटेन द जॉब। वो कोई भी जॉब कर रहा है तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये टाइमली चेंज हो रहा है, इसके अंदर जिद्दत आ रही है। आप जितने, और एक बच्चा एक टाइम के अंदर कितने ब्रांड संभाल सकता है, आप ये देखें। सिर्फ घर बैठ के इंटरनेट से, अपने लैपटॉप से कितने ब्रांड संभाल सकते, उसको क्या स्किल चाहिए, उसको मेटा एड्स, उसको लर्निंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स, उसके मैनेजमेंट स्किल। सबसे पहली बात है लाइफ मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं डिजिटल एजेंसी चला रहा हूँ, आई एम हैंडलिंग मोर देन 20 ब्रांड्स। मैं 20 जगह जाके जॉब्स तो नहीं कर सकता ना, लेकिन क्या है, ये आजकल का इरा है, ग्लोबल इरा है, डिजिटलाइज्ड इरा है, जिसके अंदर आप 20 ब्रांड्स को एक टाइम में मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ लोग देखे हैं जो मोर देन 20 भी करते हैं, और फिर इसका सिर्फ यही नहीं, आई थिंक इंटरनेशनली भी आप क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं, और उन क्लाइंट्स का बेसिकली उनके पेज को आपने डिजिटलाइज करना होता है। क्या सूरत हाल होती है? देखिए, एक इंटरनेशनल क्लाइंट आया मेरे पास, जैसे आप फर्ज करें, आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, यू आर लॉन्चिंग योर ब्रांड, और आप कनाडा में लॉन्च कर रहे हैं। अब आप वहाँ से जब आप सारी कोटेशंस लेती हैं, दैट विल कॉस्ट यू $60,000। ओके, ठीक है। जब आपको वही एचआर, वही ह्यूमन रिसोर्स $1,500 to $2,000 के दरमियान मिल जाता है। 500 से स्टार्ट होता है और ये 2500 तक जाता है। अच्छा। अगर एक इंडिविजुअल है, वो अच्छा काम करता है, तो वो उसकी कॉस्टिंग $500 है, और एक एजेंसी कर रही है तो उसकी कॉस्टिंग $1,000 to $1,500 है।
अब वो देखें वो कितनी कॉस्ट सेव करें। अगर आप कनाडा में एक फैशन ब्रांड लॉन्च करें, हम उसका क्या करेंगे, हम उसका पूरा फेसबुक का पेजेस, उसकी वेबसाइट्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम उसको हैंडल करेंगे, उसको उसका डिजिटलाइज करेंगे, उसके अंदर ग्राफिकल पोस्ट, उसके अंदर एनिमेटेड पोस्ट, उसके अंदर मेटा एड्स, ये सारी सर्विसेज शामिल होंगी। और उसके अंदर ये एक चीज़ होती है कि रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तो क्लाइंट विल नॉट रिटेन देयर। अच्छा, फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारी आज की जो यंग जनरेशन है, क्या उनके लिए ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात हम जिन कोर्सेज की बात करते हैं या बच्चों को जिन कोर्सेज का बताया जाता है, शॉर्ट कोर्सेज कह लें आप, वो 3 माह के, 4 माह के, 6 माह के भी होते हैं, लेकिन उसके बाद हमेशा उनका गिला होता है कि जी हमें सीखा तो है हमने, लेकिन हमें काम नहीं मिला उसके बाद। अच्छा, इसका मैं आपको एक आंसर देता हूँ। देखिए, 2 किस्म के लोग आते हैं। एक होते हैं, वो होते हैं क्रेज़ी, ठीक है। मैंने पहले दिन 10 लाख या 15 लाख या 50 लाख कमाना स्टार्ट नहीं कर दिया था। मेरी पीछे जो 12 इयर्स की जर्नी है, जब मैंने अकेले ऑफिस खोला, जब मैं CEO भी मैं था, मार्केटियर भी मैं था, मैं मुलाजिम भी मैं था, हर चीज़ मैं था। वो स्ट्रगल कोई नहीं देखता। अब हमारी गाड़ियाँ देखते हैं, हमारे घर देखते हैं, हमारे प्लाजाज देखते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये तो हो सकता है, लेकिन उसके पीछे आपको एक स्ट्रगल चाहिए, एक दिन रात की मेहनत चाहिए। देखिए, कोई भी काम है ना, अगर आपको क्लाइंट चाहिए, इफ़ यू लर्न, अगर आपके पास जुनून है ना, एक ऐसे आप क्रेजी है ना कि यार मैंने ये करना है, सीखना है और मैंने इम्प्लीमेंट करना है। मुझे पहला इंटरनेशनल क्लाइंट आफ्टर 3 मंथ्स मिला था और मैं डेली तकरीबन, और वो मिला कैसे था? मैंने डेली में आप देखें, आप सबसे पहले सर्च करें कनाडा गवर्नमेंट जॉब बैंक, अब आपको लिस्ट आ गई पूरे। ये मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म से बताना ज़रूरी है। अब मैंने जब वहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि डेंटल का भी आया हुआ है, अब मैं उस कंपनी को कॉपी करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, उनकी वेबसाइट निकालूंगा। अगर तो वो ब्रांड इनिशियल है, स्टार्टिंग में है, अभी लॉन्चिंग में है, तो मैं उनको ईमेल्स करना शुरू कर दूंगा। मैं कोशिश करूँ, यानी आपको खुद पिच करना पड़ता है। पिच करना पड़ता है, फिर आप पिच करते रहते हैं। ये नहीं कि आपने एक को पिच कर दिया तो आप आप कहें जी नहीं, अगर मुझे एक ने इनकार कर दिया है तो मैं अब नहीं कर रहा। मैं नहीं कर सकता। 3 मंथ्स डेली बेसिस 15 to 16 आवर्स मैंने दिए पहला क्लाइंट अचीव करने के लिए। तो ये जुनून आपको चाहिए। हाँ बिल्कुल, हार्ड वर्क तो कोई भी काम हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या कुछ भी, उसमें। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि आज के इस जदीद दौर में जहाँ इनोवेशंस डेली सेकंड्स में, मिनट्स में आगे बढ़ती जा रही हैं, तो इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि हमारी नौजवान नस्ल को, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने डिजिटल मार्केटिंग की डिग्रीज़ ऑफ़र करना शुरू कर दी हैं, तो उनको लर्न करना ज़रूरी है? ये चीज़ें हम आपसे जानेंगे, लेकिन वक्फे का एक वक्त हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। बुखारी साहब, आपसे मेरा फिर से वही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि यंग जनरेशन के लिए आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग और ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उन्हें सीखनी चाहिए? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, बल्कि ये ब्लेसिंग हुई कि हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी। नौजवान यूनिवर्सिटी से निकलते थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता था, और ज़ाहिर है इन सर्च ऑफ जॉब 20-25 हज़ार रुपये में कहीं जॉब मिल जाती थी, तो ये ब्लेसिंग्स फील करते थे। तो ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया सबको कि उनके लिए एक खुला मैदान है। और बल्कि इससे भी ज़्यादा ना, मैं अगर 10-15 साल पीछे चले जाएं तो जिस वक्त एंकर्स का बड़ा क्रेज़ था, प्रोग्राम सारे हिट हुए, टॉक शोज़ हिट हुए, तो पूरा मुल्क जो है वो एंकर बनना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने सबकी सुन ली, सबको एंकर बना दिया। एंकर बना दिया। आप देखें ना, हर आदमी उसके पास एक्सेस है, जब भी दिल करे वो अपना चैनल बना लेते हैं। ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल हकीकत बोली है। सर, आप टिकटॉक खोल लें, आपको वहाँ पे हर बंदा एंकर पर्सन नजर आएगा। वो दुआ सुन ली ना अल्लाह ने। तो वो इसी तरह ये डिजिटल दौर है और हम जिस एरा से गुजर रहे हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इस दौर में कोई आगे नहीं बढ़ता और अपने लिए वो घर में बैठा हुआ सिर्फ ये गिला करता रहता है कि जी मुझे रोज़गार काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डायमेंशन ठीक नहीं है। वो ज़रा रिव्यू करे, इनके दोस्तों से पूछे।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, अच्छा जिनके पास कोई तजर्बा भी नहीं है, और उन्होंने बैठ के खुद एफर्ट की, इर्द गिर्द से पूछ के, ठीक है, उन्होंने काम शुरू किया। डिजिटल मार्केटिंग में बड़ी गुंजाइश थी, फिर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की। अच्छा, जैसे अभी ये डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात हो रही है, तो हर शोबे में, मेडिसिन में, दुनिया में कहीं भी डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने केस स्टडी करनी है, केस को तैयार करना है, तो आप डॉक्टर कहीं से भी हायर कर लें, लॉयर कहीं से हायर कर लें, पैरामेडिक्स, पैरा लीगल, ये सारे शोबों में बड़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये है कि हम अपनी कैपेसिटी के एतबार से दुनिया में जो शेयर है वो ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मेरी पिछले दिनों बात हो रही थी, एक एक्सपर्ट आए हुए थे, आईटी एक्सपर्ट, तो इसी प्रोग्राम में बैठ के बात हुई। उन्होंने एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात बताई। उन्होंने कहा 50 से 60% जो इंटरनेशनल क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग को डील कर रहा है वो जनूबी पंजाब के यंग जनरेशन हैंडल कर रही है। हाँ, लेकिन अभी भी हमारा जो शेयर है दुनिया में, हमें अगर आईटी के हवाले से जो शेयर होना चाहिए, या इस खित्ते में देख लें तो बहुत कम है। और अभी लोगों को मोटिवेट करना है। लोग खाइफ हैं, घबराते हैं कि अगर इस फील्ड में आएंगे पता नहीं कैसे काम कैसे सीखेंगे, कोई सिखाने वाला नहीं है। तो इसलिए निस्बतन, अब मैं, आप मुल्क की मिसाल ले लें, हमारे मुल्क में बहुत बेरोज़गारी है, गुर्बत है। अच्छा, आपने आगे बढ़ना है तो एक ही रास्ता है ना कि रोज़गार फराहम किया जाए लोगों को। अच्छा, अगर हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आज हम तय कर लें और हमारे पास वसाइल भी हों, तो इंडस्ट्री को लगते हुए 10 साल चाहिए, 10 साल लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर की जो सूरत हाल है उसमें हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, नहीं बढ़ पा रहे। हमारी जो फी एकड़ पैदावार है कम है, उसके लिए भी हमें बड़ी रिसर्च चाहिए। अगर आज हम मेहनत करना शुरू करें तो 10 साल चाहिए। लेकिन आईटी का ऐसा शोबा है, हालांकि हम एग्रीकल्चरल लैंड है हमारी, जो कुछ भी हो, देखिए ना, आप अगर दुनिया कहीं से 100 मन पैदावार ले रही है, अगर वहीं आप 20 मन पैदावार ले रहे हैं, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? ये हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक बात नहीं है कि जहां हम एक ज़रई मुल्क हैं, हमारी पहचान ही ज़राअत है, लेकिन हमारे पास ना तो वो मौक़े हैं, ना ही वो रिसोर्सेज हैं। आप देखें, सबसे गरीब तबका जो आपको नज़र आएगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग नज़र आएंगे। हाँ, ये आईटी वाली बात कंप्लीट कर लें कि इसमें ना आईटी एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। कि हम अगर इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, इन पे तो फोकस किए रखा है, लेकिन आईटी ही एक ऐसा शुबा है कि अगर हम अपने बच्चों को ज़रा वेल इक्विप्ड करें और उन्हें मौके फराहम करें और इस तरफ जो है वो खींच के लाएँ, तो ये तेज़ी से हम ग्रोथ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट का फोकस भी है और इस पे मेरा ख्याल है काफ़ी सारी गुंजाइश मौजूद है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की सूरत हाल है, वहाँ अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, हमने रिसर्च जो तहकीक का शोबा था ना, उसमें बहुत पीछे रह गए। दुनिया आगे बढ़ती है, देखें कोई भी मुल्क जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि तालीम के बगैर जो है वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल, हमारे मुल्क में 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। जब वो बड़े होंगे, इस सोसाइटी का हिस्सा होंगे, तो आप देखें कि सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमें, हमारी बैरियर्स हैं, और जब तक हम उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे, अगर हम ये कहें कि ख्वाबों की दुनिया में रहते हुए हम तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसा हो सकता है जिसमें इतनी बड़ी आबादी जो है वो स्कूल में नहीं जा रही हो। तो ये ही आगे बढ़ने का एक रास्ता है कि हमें तालीम बेहतर करनी है, हमें अपने लोगों को रोज़गार के लिए भी मौके फराहम करने हैं। अभी तो हमारे पास क्या रास्ता है कि एग्रीकल्चर का एक रास्ता, जिस तरह आप कह रही हैं कि वहाँ पर बड़ी गुर्बत है, तो गुर्बत इस मानी में है कि अगर आप ये देखें कि कोई एक किसान है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो कहीं भी जो ज़मीन है ना वो 1 करोड़ रुपए एकड़ से कम नहीं है, ठीक है। तो 10 एकड़ का मतलब ये है कि उसके पास 10 करोड़ रुपए की ज़मीन है, लेकिन 10 करोड़ रुपए की ज़मीन का हामिल शख्स, उसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ज़ाहिर है सोचना है और इसके लिए जो है गवर्नमेंट को भी प्लानिंग करनी है। अगर हम अपने लोगों को रोज़गार नहीं फराहम कर सकते तो ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी। दूसरा ये है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से अच्छा है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे प्लेटफार्म्स तो वो हैं जो हमने तो नहीं बनाए। हाँ। अगर कल ये प्लेटफॉर्म्स ही बंद हो जाए तो हम कहाँ खड़े होंगे, ठीक है ना जी। वो कल फेसबुक बंद कर दे कि हम फेसबुक बंद कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हुआ भी है बहुत दफ़ा। आप देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे, अगर हम यूट्यूब की बात कर लें तो बैन हो गया था कुछ टाइम के लिए, अगर हम टिकटॉक की बात करें वो भी बैन हो चुका है। हमें हमारे ये प्लेटफॉर्म्स अपने होने चाहिए ना, हमारे जो लोग हैं। सर, आपने ये जो बात की ना, प्लेटफॉर्म्स अपने होने चाहिए, चाइना की मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, वहाँ पे उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके अपने हैं। यहाँ जो पाकिस्तान में मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से बहुत सारी नौजवान नस्ल की रोज़गार जो है वो कनेक्टेड है,
आप देखें वहाँ पे ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल ही नहीं होते, उनके अपने इंस्टाग्राम है, उनका अपना फेसबुक है, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, वो है तरक्की याफ्ता मुल्क। अल्लाह ना करे, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें ना कि अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे पास अचानक मुयसर ना हो तो ये सारा जो रोज़गार का सिलसिला है किधर जाएगा। तो हमें हमारे जो लोग हैं आईटी के एक्सपर्ट हैं, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट को भी आईटी के शोबे में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और यहाँ प्लान भी है कि मुल्तान में भी एक आईटी टावर जो है वो बनाने का सोच रहे हैं, जिस तरह लाहौर में बनाया है। लोगों को इस तरफ राग़िब करने के लिए, माइल करने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसको एनहांस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो ख़ास तौर पे इवन आईटी के लोग, मैं तो समटाइम बड़ा हैरान होता हूँ कि आईटी वाला बंदा भी अगर नौकरी ढूंढता फिर रहा हो तो सोचने वाली बात है ना कि जी मैं यहाँ इस मुल्क में जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर है, मतलब बिजनेस करने का माहिर है ना, तो वो नौकरी ढूंढता फिर रहे, ऐसा ही है, तो बाकी क्या रह गया ना। अच्छा सर, ये भी देखें इस पर स्कूल और आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जहाँ पे जिन स्कूलों में पर्सनालिटी एनालिसिस करना चाहिए बच्चे का, जहाँ आपको बच्चे की स्किल जाननी और उसको पहचान के उसको उस स्किल को पॉलिश करना है, वहाँ पे वो मेहनत की ही नहीं जाती। अच्छा, मेरा मिलना हुआ एक लड़की थी, खातून थी, वो आईटी एक्सपर्ट थी, उसके पास नॉलेज था, बहुत ज़्यादा स्किल थी, और वो अपनी स्किल जो थी वो 30-40 हज़ार में बेच रही थी एक कंपनी को, वो भी 9 to 5 जॉब करके। जबकि एक तो उसके पास वसाइल नहीं थे कोई भी, जैसे आपने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि इक्विपमेंट लेके दें बच्चे को, फुली इक्विपमेंट होना चाहिए। अच्छा, वो इक्विपमेंट क्या हो सकता है? अच्छा मोबाइल हो सकता है, अच्छा लैपटॉप हो सकता है, इंटरनेट की सहूलत हो सकती है। अच्छा, फिर उस बच्ची के पास एक तो वसाइल नहीं थे, फिर उसके बाद ये कि उसको पता ही नहीं था कि मेरा स्किल जो है वो दुनिया में मुझे कितने पैसे कमाने में मदद कर सकता है, और वो 30-40 हज़ार में उसकी स्किल जो थी वो बिक रही थी। देखिए, जो नौकरी का दौर है ना वो गुजर गया। अब अगर जो भी बच्चे ना इन सर्च ऑफ जॉब है ना, वो देखें कि जॉब्स की गुंजाइश कितनी है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है। आप कोशिश करें, रेडी भी लगाने पड़ गए ना, कोई हर्ज नहीं है, आप रेडी लगा लें, आप कुछ अरसे बाद 4 लोगों को रोज़गार दे रहे होंगे। अच्छा सर, आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा मॉडल टाउन वाली साइड पे लाजमी जब आपका चक्कर लगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पे आपको 2 से 3 या ज़्यादा ही ऐसे यंग पढ़े लिखे बच्चे नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी कार्ट्स लगाई हुई हैं, और वो जो बाहर का मैक्सिकन फूड है या कोई कुछ भी ऐसा है वो इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। और वो देखिए अपनी छोटी छोटी कार्ट्स पे, अगर किसी के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है इवन, और एक बच्चा था वो मैंने देखा BZU का स्टूडेंट था और उसके पास गाड़ी भी थी, जबकि जिसके पास आज के दौर में गाड़ी हो वो कहते हैं जी मेरी शान में फ़र्क वाली बात है कि मैं ये काम क्यों करूं, लेकिन वो अपनी गाड़ी को कार्ट बना के वहाँ पे वो खड़ा बेच रहा था। दुनिया में नौजवान काम करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जो फूड आइटम्स हैं उसमें ना इतनी गुंजाइश मौजूद है कि अगर हम सिर्फ अपने इस बड़े सगीर को देख लें तो आप देखें कि सिर्फ फ्रूट्स को काटने की भी ना 100 तरीके हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आपने कभी देखा कि आम को प्रेजेंट करने के कोई अच्छा तरीका हो? तरबूज को प्रेजेंट करने, ठीक है, वो उसी रिवायती अंदाज में। आप किसी 5 स्टार होटल में ना चले जाएं, अच्छा वहाँ भी कुछ इनोवेशन नहीं, वहाँ भी कोई इनोवेशन नहीं है। तो आप सिर्फ उसको काट के उसको अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर दें, तो उसी के अंदर भी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। और फूड आइटम्स में आगे बढ़ने के बड़े रास्ते मौजूद हैं। हमारे पास बहुत कुछ है। इस वक्त जो है दुनिया में 2 चीज़ें बिक रही हैं, एक इनोवेशन और एक प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, चाहे दुनिया के जिस शोबे को उठा के देख लें तो इन 2 शोबों में ही आप एक्सेल कर सकते हैं। अब हमारे नौजवान को सोचना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें इनोवेशन कहाँ है, और जो कोई प्रेजेंट कर रहा है वो किस अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें ना बड़े रास्ते हैं, आप वक्फा लेना जी बिल्कुल। ब्रेक पे जाते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। अच्छा अली, अभी जिस तरह बुखारी साहब ने बात की कि हमने कभी सोचा ही नहीं है कि अगर ये प्लेटफॉर्म्स जो कि हमारे अपने हैं ही नहीं, जो नहीं होंगे तो हमारा रोज़गार इतने सैकड़ों हज़ारों लोगों का वो कहाँ जाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि अगर ये प्लेटफॉर्म्स ही ना रहे तो क्या होगा? अच्छा, इसका हम लोग जो प्रोफेशनली हल करते हैं, हम एक सब ऑफिस रखते हैं दुबई के अंदर। अच्छा, तो उसकी या तो पार्टनरशिप के साथ रखते हैं या उसके अंदर हम
लाजमी जो भी ऑनलाइन का काम कर रहा है ना, तो वो यूएई में एक कोई ना कोई सब सेटअप रखता है, लिंक रखते हैं। लिंक रखता है। अच्छा, इसका अगर ये बिल्कुल, हमारा अक्सर होता है कि इंटरनेट बिल्कुल गायब हो जाता है। अच्छा, हाँ, हमारे पाकिस्तान में सूरत हाल यही है। अभी परसों रात की अगर बात करें तो तब भी इंटरनेट वैनिश हो गया था। तो देखिए, हमने पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है। अगर बंद हो जाएगा तो हमारे जो इस टाइम साउथ पंजाब का, इस टाइम साउथ पंजाब को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ना तो कमर्शियल कोई लैब है, जैसे MIT मीडिया लैब रिसर्च लैब, OIST जापान मीडिया लैब रिसर्च लैब। मेरा इत्तेफाक हुआ, मैंने जब मैं अपना बैचलर्स कर रहा था तो मैंने पूरे का पूरा प्रपोजल रिसर्च का पुट किया कि मैं क्रॉस कल्चरल रिसर्च करना चाहता हूँ इटली में। ठीक है। हमारी क्वार औरत को कहते हैं सराकी में, और मैं इसको मिलान फैशन वीक के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अच्छा। एम्बेसडर आए, BZU आए, मुझे सिलेक्ट हुआ, मेरा वीज़ा लगा, मैंने पूरा यूरोप देखा। देखिए, जब आप पढ़ जाते हैं ना कि आपने करना है, आपने ठाननी है और आपने उसको अचीव करना है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ऐसे ही है। डिजिटल में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। डिजिटल के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग को हम सिर्फ जूम लेते हैं कि ये सिर्फ एक फेसबुक मेटा एड्स हैं। इसके अंदर बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अपनी वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा। अच्छा बुखारी साहब, मुझे बताइएगा, अभी हम फ्लड सिचुएशन की भी बात कर रहे थे, आपने बताया जो हो चुका है वो सारा मामला हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी एक और ख़बर मैंने पढ़ी सुबह, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कितनी हकीकत है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी सनसनीखेज़ ख़बरें जो हैं वो ऐसे लिख दी जाती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, जनूबी पंजाब में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, क्या प्रोडिक्ट किया जा रहा है, वेदर की, मौसम की क्या प्रोडिक्शन है, और बारिशों के स्पेल की क्या सूरत हाल बताई जा रही है? जनूबी पंजाब में इस वक्त 3 दरियाओं में पानी है और 2 दरियाओं में तो काफ़ी सैलाबी कैफियत है। अच्छा। हाँ, तौसा पर जो है इस वक्त सैलाबी कैफियत है, लेकिन पानी जो है वो नीचे उतर रहा है। दरिया सिंध जो है वो चश्मा बराज से आप समझ लें कि जनूबी पंजाब में दाखिल होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद गुद्दू तक जो है ये बहता है। ये एक बड़ा एरिया है। ये तकरीबन 5 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो गुजरा है तौसा से। अब उसमें कम होना शुरू हो गया, लेकिन सारे इलाकों में जो है वो सैलाबी कैफियत है और पानी बाहर निकला है। और बेट के इलाके जो पॉन्ड एरियाज़ हैं उनको सबको मुतासर किया है। वहाँ बड़े पैमाने पर जो है खड़ी फसलें भी तबाह हुई हैं और लोगों के घर भी, गांव भी बड़े मुतासर हुए हैं। इसी तरह सतलुज में जो है इस वक्त सैलाबी कैफियत है। सतलुज जो दरिया है वो गंडा सिंह वाला के इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होता है। फिर इसके ऊपर जो है आगे 2 बराजेज़ हैं, इस्लाम और सलमान की। तो वो 1,15,000 क्यूसेक का पानी जो है वो रेला इस वक्त वो वहाँ पर एक अच्छा सैलाबी कैफियत होती है, दरमियानी दर्जे का सैलाब है। तो इस सारे इलाके में भी जो है वो कसूर के आगे आप आ जाएँ सारा बहावलपुर तक, और ये अमन वाला पतन के पास जलालपुर पीर वाला के करीब जो है ये चिनाब में शामिल होता है। तो ये सारा इलाका बहावलपुर का और पीछे सारा हासिलपुर चिश्तिया के इलाके सारे जो है ये सतलुज से मुतासर हो रहे हैं। और सतलुज में ज़्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है कि सतलुज जो है उसमें पानी आता नहीं है। तो ये बड़े अरसे बाद जो है फिर उसमें सैलाब आया है, तो भारत ने पानी छोड़ा है, तो उसकी वजह से जब पानी नहीं आता तो लोग सैलाब का जो बेल्ट है, जो सैलाब का अपना दरिया का अपना हिस्सा है, उसको भी जाके आबाद कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो खाली पड़ा हुआ है तो उनको नज़र आता है कि जी हम फसल काश्त कर लेते हैं और आबादियाँ हो जाती हैं। तो सतलुज में क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर तक लोग दरिया के अंदर तक जो है आबाद हो गए, तो अब उस पानी ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और इस वक्त जो है सतलुज के सारे इलाके में सैलाबी कैफियत है। और अभी ये सलमानकी में 75,000 क्यूसेक है पानी, इसने भी 1 लाख पे चला जाना है। और ये बाकी आगे का इलाका जलालपुर पीर वाला तक का इलाका सारा जो है इससे मुतासर होगा। और लोग जो है वो एक बड़ा अहम पहलू है। मैं चनाब की सूरत हाल बता दूं, फिर मैं आपको जो एक मेरा खदशात है। चनाब में जो है वो तकरीबन 75,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। ये पानी चनाब के लिए तो इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, ये पानी वैसे इन तीनों दरियाओं के लिए कोई बहुत वेरी हाई फ्लड नहीं है, लेकिन ये है कि लोग क्योंकि जाके दरिया के बेल्ट्स में आबाद हो जाते हैं, वहाँ ज़मीनों को आबाद कर लेते हैं, काश्तकारी कर लेते हैं, तो इसलिए जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो सर अब इसमें ना एक पहलू ये है कि जिस तरह ट्रैफिक जो है वो सड़क पे चलती है ना, इसी तरह दरिया के जो पानी है उसको दरिया के अंदर बहना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, जब ट्रैफिक सड़क पे चलती है
तो सैलाब को दरिया के अंदर होना चाहिए ना। हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी आता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब है और निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन वो दोनों तरफ 30-30 किलोमीटर के एरियाज जो है मुतासर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, कभी आप सूखे दरिया को देखें ना तो आपको बताना पड़ता है कि ये दरिया है, ऐसा ही है। तो दरिया ऐसे ही है। अक्सर ही जब हम सतलुज से गुजर रहे होते हैं तो अगर कोई नया बंदा है उसको बताना पड़ता है कि ये सतलुज है, ये दरिया है, सतलुज है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर कोई डेप्थ है नहीं ना। या तो हो ना, जैसे हम नहर को देखते हैं तो नहर सूखी भी हो तो पता लगता है कि नहर है, ठीक है। दरिया सूखा हो तो आपको पता नहीं लगता कि ये दरिया है, तो आप बताना पड़ता है कि ये दरिया है जी। अच्छा, वो भी कैसा दरिया है जिसकी 4 फुट भी डेप्थ नहीं नज़र आ रही आपको। तो हमारे यहाँ ये सारे दरियाओं में सिल्टिंग हो गई है, थोड़ा सा पानी आता है तो वो फैल जाता है। देखें दुनिया भर में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, पेरिस में, दुनिया के जितने बड़े शहर आप उठा के देखेंगे उन शहरों के अंदर से बड़े बड़े दरिया गुजरते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। उन दरियाओं में क्रूज शिप भी चलते हैं, उनकी कार्गो भी वहीं से आती है, शिपमेंट सारी वहाँ से होती है। कभी आपने सुना है कि वहाँ सैलाब आ गया हो? नहीं। लंदन डूब गया है, पेरिस डूब गया है, टोक्यो डूब गया है, ठीक है ना। उन दरियाओं में पानी होता है, बड़े गहरे दरिया हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने दरियाओं को मैनेज किया है। अब हमारे यहाँ जो है, आप ज़रा सा पानी आता है तो यही खबरें आती हैं कि जी वो सारे इलाके डूब गए। तो हमें जो है अपने दरियाओं की डीसिल्टिंग करनी चाहिए। उनको कुछ इतना गहरा तो करना चाहिए कि अगर उनमें कोई दरमियानी दर्जे का पानी आ भी जाता है तो उसको मैनेज हो सके। तो अभी ये सिल्टिंग की वजह से ना दरिया बिल्कुल जो है वो प्लेन हमवार सतह बन गया है। जो आसपास के इलाके हैं, जैसे शहर हैं, जैसे अभी सतलुज की बात करें तो उसके करीब बहावलपुर है, तो क्या खदशा है कि वहाँ तक पानी जा सकता है? बहावलपुर के बिल्कुल किनारे से बहता है। लोधरा, एक तरफ लोधरा है, एक तरफ बहावलपुर है, और दरमियान में जो है वो दरिया बहता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आबादी जो है वो इतनी अंदर तक चली गई है, दरिया के अंदर तक, और दरिया के अंदर की ज़मीन, जब आप पुल से गुजरती होंगी, आपका तो इलाका बहावलपुर है, तो पुल के ऊपर से आप गुजरती होंगी तो नीचे देखती होंगी लोगों ने वहाँ पर जो है आबाद है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वक्त हमारे पास बहुत कम है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, और हमारे साथ हमेशा जियोग्राफिकली जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो कोई नहीं करता, तो इसलिए आपका यहाँ पर आना बड़ा अहम है, और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अली, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं नए मेहमानों के साथ। आपको पता है कि हमारा एक सेगमेंट होता है टैलेंट हंट, जिसमें हम उन टैलेंटेड लोगों को, बच्चों को, नौजवान नस्ल को बुलाते हैं जिनकी वजह से हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों को बुलाएं जिनकी वजह से बाकी तमाम लोग जो है वो मोटिवेट हो सकें। अच्छा, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके साथ बड़ा अहम मौजू हम डिस्कस करने वाले हैं। हर मुल्क में हर शहरी को सिखाया जाता है कि सेल्फ़ डिफेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे पाकिस्तान में भी हम जानेंगे उनसे कि ख़वातीन के सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से क्या इक़दामात भी हो रहे हैं, और जानेंगे कि सेल्फ़ डिफेंस ख़वातीन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसको सीखने के लिए हमारी यंग जनरेशन जो है वो कितनी अपनी एफ़र्ट्स पुट कर रही है। ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब, जो कि कराटे कोच हैं और जिन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी हैं एज अ पंजाब कराटे एसोसिएशन, जो डिविजनल सेक्रेटरी हैं मुल्तान कराटे एसोसिएशन के, और जो फाउंडर भी हैं शोतोबान कराटे नेटवर्क पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आपका तारुफ इतना लंबा है, और तारुफ लंबा होने की वजह ये भी है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है और जो आपकी सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? इतनी जगह अपनी सर्विसेज भी देते हैं, फिर कोच भी हैं, बच्चों को भी गाइड करना, बच्चों को सिखाना भी, तो हैंडल कैसे होता है ये सब कुछ? बस अब तो यूज़ टू हो गए, एक पैशन भी है। बचपन से मैं खुद कर रहा हूँ। 87 में मैंने स्टार्ट की थे कराटे। अच्छा जी, ऑलमोस्ट 38 ईयर्स हो गए। तो आफ्टर 2 इयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 40 ईयर सेलिब्रेशन भी। ज़बरदस्त। तो बस ये समझ ले कि पैशन है मेरा बचपन से। 87 में कराटे जो थे वो कॉमन थे? नहीं, इतने नहीं थे, बहुत कम थे। तो मुल्तान में सिर्फ एक क्लब था, या एक से दो क्लब थे। तो हमारे घर से डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा था, तो पैदल जाते थे। लेकिन शौक लेके जाता था। शौक लेके जाता था। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपको बताया टैलेंट हंट में हमारे साथ एक बच्चा है
जिसका नाम है अली असगर। आप देखेंगे तो बड़ा क्यूट सा बच्चा है और मैं हैरान हो गई थी जान के कि उसने माशाल्लाह इतने मेडल्स जीते हैं और वो इतनी जगह प्ले कर चुका है। सबसे पहले तो जी उसने पंजाब कराटे चैम्पियनशिप में भी जीत हासिल की। उसके बाद उसने ऑल पाकिस्तान यूथ कराटे चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है। यानी अगर हम उसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो वो उसकी उम्र के हिसाब से अचीवमेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा है, उम्र उसकी बहुत कम है। इसी के साथ साथ वो एक गेम मज़ीद खेलता है, उसके बारे में हम सर से भी जानेंगे क्योंकि ये उनके कोच भी हैं। एक गेम है, शायद आप लोग जानते हैं, उससे वाकिफ़ हो, काता के नाम से वो गेम है जो कि खेला जाता है। अच्छा जी, मिलवा देते हैं आपको उससे। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक हो? हाँ जी। वो देखे ना, इतनी उसकी एज नहीं है जितने उसके पास मेडल्स हैं। सही है। क्या हाल चाल है, ठीक हो? ठीक। अच्छा मुझे बताओ, कैसे इतने मेडल्स जीते हैं आपने? खेलने का शौक है? हाँ जी। कब से था? 2023 से। अच्छा 2023 से खेल रहे हो? हाँ जी। ओके, तो मम्मा पापा खुश हैं? कितना खुश हैं? बहुत कुछ है। जब आप एक मेडल जीत के आते हो तो वो बड़ा खुश होते होंगे। हाँ जी। तो आप जब कोई मेडल जीतते हो तो आप क्या करते हो फिर? अपनी खुशी को कैसे मनाते हो? लोगों से गिफ्ट लेते हो? पेरेंट्स से, मम्मा पापा से कि मैं आज फलां मेडल जीत के आया हूँ, आप मुझे गिफ्ट दें। हाँ जी। क्या गिफ्ट लेते हो? पहला मेडल जीतने पर कौन सा गिफ्ट लिया था उनसे? याद नहीं आ रहा? अच्छा जी सर, मुझे बताइएगा, बच्चे वैसे ही बड़े शाय होते हैं तो आई थिंक वो वैसे शर्माए जा रहा है और हंसे जा रहा है। आप फिलहाल अली की हंसी से गुजारा करें, बुलवा हम लेंगे। अच्छा सर, आप इनके कोच भी हैं तो मुझे बताइएगा कि कब से इसने स्टार्ट किया और माशाल्लाह बड़ी कम उम्र में इसने इतनी नेशनल लेवल पे भी खेला, डिविजनल लेवल पे भी खेला, पंजाब में भी विन किया, तो कैसे आपने इस बच्चे की ट्रेनिंग की है? तो जैसे कि इसने खुद भी बताया है, 2023 में इसने ज्वाइन किया था हमें। ठीक है। तो इनकी जो रेजिडेंट है यहाँ मुल्तान शहर से, कादरपुर यहाँ से काफ़ी दूर है। अच्छा। तो ये वहाँ से हमारे पास जो है ट्रेनिंग के लिए आता है। मतलब वही आपको आप जैसा बच्चा मिल गया, जी मिल गया, सीखने वाला मिल गया जो कि जुनूनी है, जुनूनी जिसने है, सीखना इसको शौक भी था। तो इसमें इनके जो चाचू हैं मौजूद नहीं है यहाँ पर, अब्दुल रज़ाक गुज्जर साहब, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वालिदैन की तो होती है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन इसलिए है कि वो डेली इनको लेके आते हैं वहाँ से और लेके जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा जी, डेली उन्होंने लेके आना लेके जाना है। देखिए ये भी बड़ी बात होती है कि आपके पेरेंट्स के साथ साथ जो है वो आपको आपके ख़ानदान वाले भी सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। तो सर जब ये नेशनल लेवल पे जीत के आया तो क्या आपको कैसा फील हो रहा था? जाहिर है जी, टीचर को प्राउड फील होता है कि ये ही इज़ द ओनली प्लेयर फ्रॉम मुल्तान डिवीज़न। अच्छा। रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे डिवीज़न से। हमारे 3 बच्चे गए थे पार्टिसिपेशन के लिए, जिसमें इसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और एक उसके ऊपर टेबल के ऊपर जाके मेडल लिया। तो डेफिनेटली ये कोच के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर हम सेल्फ़ डिफेंस की बात करते हैं तो मुझे बताएं, ख़वातीन के लिए सेल्फ़ डिफेंस जो है वो कितना ज़रूरी है? ख़वातीन के लिए तो आज के दौर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल आपको पता है हमारा जिस तरह का माहौल मुआशरा है, इसमें हैरेसमेंट के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हम स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं। अभी इसी मंथ में हमने सेमिनार करवाया था जिसमें गर्ल्स की अवेयरनेस के लिए उनको सेमिनार, जिसमें हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी करवाई और उनको उनके यानी कि बेनिफिट्स बताए कि अगर आप ये सीखेंगी तो आपको माशरे में किस तरीके से जो सर्कमस्टांसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको कैसे फेस करेंगी। उसमें हमारे डायरेक्टर ट्रेनिंग हैं शोतोबान कराटे के, ही इज़ क्वालिफाइड कोच, और पंजाब पुलिस से भी उनका ताल्लुक़ है। नईम कुरैशी साहब, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस में हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो अभी आपने बात की कि बढ़ते हुए हरासमेंट के केसेस इतने ज़्यादा हैं, तशद्दुद के केसेस आप देख लें, आप कोई भी टीवी चैनल लगा लें, आप सोशल मीडिया देख लें तो आपको डेली ऐसी हैरानकुन वीडियोस देखनी पड़ती हैं कि देख के दिल एक दफ़ा ना बंद हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और ख़वातीन के साथ हो रहा है, मर्दों के साथ भी हो रहा है, लेकिन हम स्पेसिफ़िकली क्योंकि आज ख़वातीन के सेल्फ़ डिफेंस पे बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि लड़कियों के साथ जो तशद्दुद होता है उसकी बेसिक वजह क्या है, क्यों होता है? उसकी बेसिक वजह जो मैं समझ सका हूँ यही है कि एक तो हमारा ये जो मीडिया है जिसमें डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, लोग घरों में बैठ के ग्राउंड से दूर हो गए हैं
और वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें आती हैं जो उनको ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है, वालदैन को भी नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उससे जहन में इंतशार पैदा होता है। तो यही वजह है कि लोग फिर नेगेटिव साइड पे जाते हैं। तो उसके लिए मैं तो चाहूँगा कि वालदैन को पैगाम भी देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र भी रखें, उनके साथ शेयरिंग करें। अच्छा सर, मुझे जहाँ तक ये लगता है ना खालिद साहब, मेरी अपनी सोच ये कहती है कि हमारे जो मर्द हैं ना आज के माशरे के, देखें माशरा आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की हो रही है, आज के मर्द को अपनी सोच थोड़ी सी वसी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हर चीज़ को, ठीक है पहले ज़माने की ख़वातीन होती थी जो घर भी संभालती थी, बच्चे भी संभालती थी, हर काम करती थी, देखें तब खुराक भी और होती थी, तब चीज़ें और मामलात थोड़े से और होते थे। अब आप मर्द चाहता है कि तमाम मर्द ऐसे नहीं होते, तमाम ख़वातीन भी एक जैसी नहीं होती, ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, जो मुझे लगता है ऐसा कि हम एक खातून से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर भी चलाए, वो बच्चे भी संभाले, वो कमाए भी, वो ये भी करे, वो भी करे, दिस एंड दैट। फिर हमने जो आज के मुआशरे का मर्द है, हमने क्या किया है जी, उसको सर पर चढ़ा लिया। क्या होता है कि जी किसी घर में बेटा पैदा होता है तो जी बेटे को जूते पॉलिश करके दिए जाएं, बेटा स्कूल जा रहा है जी, उसको बहनें क्या है, बहनें या माएँ, उनको यूनिफॉर्म जो है वो इस्त्री किए हुए मिल रहे हैं, उनको खाना जो है वो उनके टेबल पे मिल रहा है, बेड पे मिल रहा है, सामने मिल रहा है। ये वो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपके बच्चे को जब इसमें उसका कसूर नहीं है, वो हैबिचुअल होता है इन चीज़ों का। जब आप उनको ये आदत डाल देते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों की, तो आप देखें वो बड़े होकर उनके अंदर वही आदतें बढ़ती जाती हैं और वो फिर अपनी बीवियों से भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसमें मैं भी एग्री करता हूँ। और इसी चीज़ को लेकर फिर बच्चे का एग्रेसिव माइंड हो जाता है और वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है वो उन चीज़ों को भी इजी लेता है। फिर देखें माँ बाप की, पेरेंट्स की छोटी छोटी चीज़ें इस चीज़ में बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं कि बच्चा जब जॉब पे जाएगा, बच्चा जब काम करेगा, कल को वो किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में जाएगा तो वो वहाँ जाके भी अपनी एग्रेशन शो करेगा, वहाँ भी अच्छा उसकी ये आदतें फिर उसको काम भी नहीं करने देंगी। तो खुदारा लाड प्यार करें अपने बच्चों से। लाड प्यार का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाना भूल जाएं कि जी खुद का काम जो है वो खुद ही करना होता है, कोई आपका मुलाजिम नहीं होता। ऐसे ही ऐसा है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसकी एग्जांपल भी कोट करना चाहूँगा। हमारे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हमारा ये मार्शल आर्ट एक डिसिप्लिन आर्ट है और इसमें हम बच्चों को सिखाते हैं वेरी फर्स्ट डे के भी आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। हमारे मुल्तान की एक मारूफ शख्सियत है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो उनका बच्चा हमारे पास ट्रेनिंग करता था। अच्छा। तो जब वो आता था तो उनके साथ गार्ड्स होते थे ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। कि जी इनकी सिक्योरिटी के लिए। तो वो कुछ अर्सा आता रहा तो उनकी ज़ाहिर है बच्चे की सोच भी वैसी थी कि जी मैं पानी पीना है तो गार्ड मुझे आके पानी पिलाएंगे। तो 2-4 दिन हमने उनको वैसे ही ईजी रखा क्योंकि उसका माहौल ऐसा है घर का। तो कुछ दिनों के बाद उनकी मदर आके रूम में बैठती थी, जाने नहीं देता था उनको कि नहीं जी आपने मेरे पास बैठना है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने उनको जो है ना कुछ अर्से बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा देखें यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स नहीं आते साथ, उनके साथ कोई गार्ड नहीं होता है, और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो पानी भी खुद पीते हैं और क्लब की सफाई का भी ख्याल करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसने उस चीज़ को यानी कि एक्सेप्ट किया और उसी वक्त अपनी मदर के पास गया कि मदर आप जाएं, कल से मैं अकेला हूं। ज़बरदस्त। ये उस बच्चे, देखें ये होता है आपने मुआशरे को रिफॉर्म करना है, रीशेप करना है। जो काम उसके पेरेंट्स ने नहीं किया, आपने एज अ कोच, एज अ टीचर आपने समझा कि ये चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको आगे जाके तंग कर सकती है। चलें आपके लिए तो वो 6 महीने के कोर्स के लिए आया, 4 महीने कोर्स के लिए आया, ख़त्म हो गया, लेकिन आगे जाके वो बच्चे के लिए बहुत चीज़ डिस्टर्बिंग हो सकती है। तो इसलिए खुदारा अपने बच्चों को ये आदतें डालना छोड़ दें। जितनी भी माएँ हैं वो लाड प्यार के नाम पे ये चीज़ें ना करें जो आगे जाके बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हों। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि सेल्फ़ डिफेंस के जितने भी कोर्सेज़ हैं ख़वातीन के लिए, उनसे कितनी खुदतमादी जो है वो पैदा होती है? सेल्फ डिफेंस बेसिकली उसका मतलब ये है कि आपने एक तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है पहले, उसके बाद सेल्फ डिफेंस की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस है उसमें हम गर्ल्स को, बॉयज़ को इस तरफ लेके आते हैं कि बेटा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी चीज़ को फेस कर सकते हैं। आपने कुछ चीज़ें सीख ली हैं लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वो चीज़ परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस हम गर्ल्स में भी पैदा करते हैं और बॉयज़ में भी पैदा करते हैं। क्यों अली, ऐसा है? कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? अच्छा, ये तो मैं वैसे कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, फिर शर्मा रहे हो?
तो जितने लोग जो आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहोगे? हाँ अच्छा, बच्चा जी बहुत शर्मा रहा है, वो बिल्कुल बात वो कह रहे हैं जी मैं अभी बात नहीं कर सकता, ऐसा ही है, दिल नहीं है बात करने का। अच्छा चलो मुझे बताओ सर, मुझे बताएं कि ये बच्चा ऐसे ही शर्मीला है उधर जहाँ ये सीखता है? नहीं, ये है कम गो है अच्छा जी, लेकिन वो अभी आपने स्टार्ट में इंट्रो में बताया ना काते का मतलब हाँ। तो काता बेसिकली कराटे का ही पार्ट है। अच्छा वो एक अलग से कोई स्टाइल नहीं है, सेगमेंट नहीं है, वो काते का ही एक उसका फाइट का जो है ना एक सेगमेंट पार्ट है उसका। उसमें कराटे में हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक फ़ाइट होती है और एक काता होता है। काते का मतलब है इमेजिनरी फाइट, ख्याली फाइट, यानी कि इंडिविजुअल प्लेयर मैट के ऊपर आता है, उसको परफॉर्म करता है और उसके यानी कि पाकिस्तान से लेकर इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी मुकाबले होते हैं, अच्छा। चैंपियन होते हैं। तो ये इसने उसमें परफॉर्म किया है, जबरदस्त। तो उसी में इसने पोजीशन हासिल की है, उसमें है मेहनत जी। कर रहा है ये। ओके जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आशा जी, ब्रेक में हमें पता चला है कि इस बच्चे के साथ बात करने से, बातचीत करने से, गुफ्तगू करने से हमें पता चला है कि बच्चा पंजाबी बहुत अच्छी बोलता है, ऐसे ही है? चलो हमें पंजाबी में अपना तारुफ बताओ, क्या नाम है? अली असगर। अच्छा नहीं, पंजाबी में अपना तारुफ कराओ ना कि शौक़ है मुझे कराटे खेलने का, और फिर घर में किसको शौक़ है, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आजा जी नहीं, वो कह रहे हैं जी मैंने नहीं बोलना, मैं ऑफ स्क्रीन बोल सकता हूँ लेकिन मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकता। ऐसे सर मुझे बताएं कि हम सेल्फ़ डिफेंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो सेल्फ़ डिफेंस की जितने भी कोर्सेज़ हैं वो कितने टाइम के होते हैं, या आपके कुछ एज लिमिट्स आपने सेट की हुई हैं कि इस एज लिमिट जो है वो उससे हम स्टार्ट करते हैं, इस एज ग्रुप से, और ये एज लिमिट है यहाँ तक हमारे पास आने चाहिए स्टूडेंट्स? जी, इसमें ये है कि 8 इयर्स मिनिमम एज है बच्चों की सीखने की, क्योंकि उसमें बच्चे ज़रा पिक करते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं हमारे पास, वो भी देख के ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो ज़रा पिक नहीं कर पाते। अच्छा, तो 8 ईयर्स से लेकर ऑलमोस्ट ऑनवर्ड जितनी भी एज है वो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और एज लिमिट एक्सीड कहाँ तक करती है? ये 40 प्लस 50 प्लस भी चले जाते हैं लोग हमारे पास आते हैं जी। ख़वातीन भी कि 40-50 साल की ख़वातीन, सोचें क्या लम्हा होगा जब वो जी बिल्कुल खेल रही हैं कराटे, क्या बात है। अच्छा, कराटे सिर्फ एक गेम नहीं है, इससे और बड़े फ़ायदे होते हैं सर, वो भी बताएं लोगों को ताकि अवेयरनेस मिल सके कि कराटे खाली एक खेल नहीं है, इससे और बहुत फ़ायदे होते हैं। जी बिल्कुल, उसमें सबसे मेन चीज़ जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को फेस करना पड़ता है, तो आपके अंदर एक खुद एतमादी भी आती है, और लोगों को फेस करना, लोगों से बातचीत करना। अभी जैसे ये अली असगर है, ये क्योंकि थोड़ा सा वैसे भी शाय है, कम गो है, ये बोलता भी कम है, क्लब में भी इसी तरह है, अपनी गेम की तरफ तवज्जो देता है। तो इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी कि बेटा करेगा ये। हाँ जी इंशाल्लाह। अभी तो बहुत छोटा है। जी छोटा है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि सेल्फ़ डिफेंस के जितने भी कोर्सेज़ हैं, हमने देखा और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चेक किया, तो उसमें लड़कियों की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी वजह क्या है, क्यों बढ़ रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि जो आजकल हमारे हैरेसमेंट का इश्यूज़ चलते हैं, ख़वातीन को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने भी बताया कि भी फ़ीमेल भी अब जो है प्रैक्टिकल उसमें आ गई हैं, जॉब्स कर रही हैं, बाहर निकलती हैं, तो घर से बाज़ का उनको अकेले निकलना पड़ता है, तो उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इस वजह से उनका जहन इस तरफ ज़्यादा आ रहा है, स्टूडेंट्स का ज़्यादा आता है कि जी हमने, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि जी हमारी बच्चियों को आप जो है ना ये स्पेशली सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लाजमी दें। तो हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने तकरीबन 2-3 साल से अपना एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हमने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भी हमने ट्रेनिंग दी है, जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं वहाँ पर सेल्फ डिफेंस के हवाले से। तो सर और कहाँ पे आपको नहीं लगता कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब से HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें लाजमी कर दी हैं कि जी बच्चों को गेम्स की तरफ लाजमी लेके आएँ, और उसमें हमारी स्पेशली कराटे जो है उसमें एक सेल्फ डिफेंस का भी एक सेगमेंट उन्होंने डाला है कि जी इसमें भी बच्चों को ट्रेनिंग दें आप।
अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि ख़वातीन के लिए जो कोर्सेज़ हैं वो आप कैसे होते हैं? मतलब कोई 6 माह का कोर्स है, कोई 4 माह का कोर्स है, लेट्स सपोज़ कोई वर्किंग वुमेन है, वो आपके पास आना चाहती है या कराटे किसी के पास भी जाके सीखना चाहती है, तो उसके कोर्सेज़ की क्या सिचुएशन होती उसमें है? ये है कि रेगुलर जो हमारा कोर्स होता है वो तो 3 मंथ का होता है, ठीक है। बेसिक जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ डिफेंस की। लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स हैं, मेल्स भी होते हैं, उनके लिए हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है सैटरडे संडे का। वो हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसमें हमारे जो मैंने अभी जिक्र किया था नईम कुरैशी साहब, वो भी आते हैं और हमारे सीनियर्स और भी हमारी जो टीम है वो वहाँ मौजूद होती है उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो वो एक अच्छा माहौल डेवलप होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो क्या एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं इन कोर्सेज़ में? इसमें बेसिकली तो टेक्निक्स होती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई गिरेबान से पकड़ लेता है, गला पकड़ लेता है, कोई ग्रिप कर लेता है, तो आपने किस तरीके से अपने आप को जो है ना सेफ रखना है। अच्छा। और दूसरा ये कि ख़वातीन के लिए स्पेशली होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम उनको ये बताते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके यूज़ में होती हैं वो आपके वेपन्स होते हैं। सपोज अगर आपने रिंग पहनी हुई है तो रिंग भी आपका एक वेपन है, आपके पास पेंसिल पकड़ी हुई ये भी एक वेपन है। इस तरीके से दो तीन और चीज़ें होती हैं। तो सर हम यहाँ पे चूँकि आपको लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी बताएं कि जो आपने सिचुएशन बयान की उसके हवाले से मैं थोड़ी गाइडलाइंस दें कि अगर आपके पास कोई भी एक खातून है, वो किसी मसले में है, किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंस गई हैं, किसी ऐसी मसले का शिकार हो गई हैं, तो वहाँ पे उनके पास वो किस चीज़ को एज अ वेपन इस्तेमाल कर सकती हैं? सपोज़ अगर वो कहीं बैठी हुई हैं, उनके पास पर्स है अपना, उस पर्स में डेफिनेटली पेन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ होती है या आपका स्प्रे होता है कोई ना कोई, वो भी आपका एक हथियार होता है। आप अच्छा। उसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई आपको यानी जिन ख़वातीन के पास मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो जी। मेकअप प्रोडक्ट्स को भी एज अ वेपन यूज़ कर यूज़ सकती कर हैं। सकती हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि लेट्स सपोज कुछ ख़वातीन हैं वो ऐसी सिचुएशन में है जहां उनके पास बैग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर क्या वो कर सकती हैं? फिर सबसे पहले स्ट्रैटेजीज क्या हैं? जी, सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आपने अपने सर्कमस्टेंसेस को देखना है, इस चीज़ के माहौल को देखना है कि मैं यहाँ पर सेफ़ कैसे रह सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी सेफ्टी है ना। ये नहीं होता कि हम गर्ल्स को बताते हैं कि जी अब बस आपके सामने कोई आ गया तो उसको मार धाड़ शुरू कर देनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि भी आपका माहौल कैसा है, कहाँ से आपको सेफ़ एंड मिल सकता है, कोई रास्ता ऐसा ढूंढें जहाँ से आप सोच सकते हैं कि भागना है आपने, तो वहाँ से आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका इर्द गिर्द के जो चीज़ें पड़ी हुई हैं आप उनको देखें, कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी जिसको आप एज ए वेपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने हील पहनी हुई, ये भी आपका वेपन है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं। तो जूता तो सबसे बड़ा वेपन। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर हेयर इसके पिन साथ है साथ आपकी। हाँ, हेयर पिन, मैं यही बात करने लगी थी। इसके साथ साथ आपके इयररिंग्स, इयररिंग्स ये इयररिंग्स जो है ना, ये हम जब पहन के इनको सो जाते हैं ना, इसके पीछे एक होता है स्टॉपर काइंड ऑफ चीज़, ठीक है? तो इयररिंग को जब हम पहनते हैं तो उसकी वो जो एक बारीक सी नुकीली सी चीज़ जी, होती है ना, वो भी बड़ी बुरी होती है। बिल्कुल। जब हम उसको पहन के सो जाएं तो बड़ा तकलीफ तो यहाँ पे ज़ख्म भी हो जाता है बाज़ औक़ात। तो ये भी आप इसको एज अ वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एज अ वेपन यूज़ किया जा सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये तो हमने बात कर ली फिज़िकली, तो क्या ज़हनी तौर पर भी आप लोग गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं ख़वातीन को? जी बिल्कुल। देखिए सबसे मेन चीज़ ही हमारा जहन है। हमारे जो स्टाइल है इसमें हमने मेडिटेशंस की क्लासेस हैं, योगा की क्लासेस होती हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो सर ये तो ज़रा हमें बताएं, क्योंकि मेडिटेशन और योगा जो है वो बड़ा अहम है। जी बिल्कुल, ये हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि आप यकसूर जब तक नहीं होंगे ना किसी चीज़ में तो आप वो परफॉर्म भी नहीं कर सकते। तो सोली अगर आप घर में योगा या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं मेडिटेशन से पहले, आप वो करें और उसके बाद स्मूथ एक एयर हो, आप कमरे में बैठ जाएं किसी अच्छे से पोस्टर में। इसका कोई ख़ास पोस्टर नहीं होता है मेडिटेशन का, बस आपने आइज़ क्लोज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके इनहेल करना है और एक्सेल करना है। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए जो है आप ब्लू लाइट्स का तस्वुर करें कि आपके ऊपर आसमान से ब्लू लाइट्स आ रही हैं और आपके जिस्म में जो है वो दाखिल हो रही हैं। ब्लू लाइट्स का ये अमल दखल है कि हमें ना जो रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च, उसमें ये है कि ब्लू लाइट्स आपके जहन को बहुत पुरस्कून करती हैं, उसकी वजह से आप फोकस जल्दी हो जाते हैं। सर ब्लू के साथ साथ मैंने वाइट लाइट का भी बड़ा सुना है। वाइट लाइट क्योंकि वो तो मल्टीपल एक चीज़ें हैं ना कि उसमें तमाम लाइट्स की वो है ऑब्जर्वेशंस हैं कि इन्वॉल्व होती हैं कि आप तमाम उनको कर लें। ठीक है। इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज तो वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। आप करते हो अली? ब्रेथ एक्सरसाइज
करते हो? कैसे करते हो? हमें थोड़ा सा करके दिखाओ। इनहेल और एक्सेल कैसे करते हैं, सिखाओ हमें। मतलब जब बैठे बैठे बताना है, बैठे आपने बताना बताएं। है। इनहेल एक्सेल कैसे किया जाता है, सांस जरा हम अंदर भी आपके साथ करना है, ट्राई बाहर करते करना हैं। है। वेरी नाइस। अच्छा, ये आपने कैसे किया? आप हमें साथ ये भी बताएं कि आपने अपना सांस कब रोकना है, हाँ। यानी इनहेल कैसे करना है और एक्सेल कब करना है। करें दोबारा से करें। हाँ। टाइम आपको बता, कितना टाइम है? एक्चुअली हम काशन देते हैं इनको, तो अच्छा। बच्चे उसमें फिर परफॉर्म करते हैं। नहीं सर, इसमें कितना मिनिमम टाइम है जो हमें इनहेल करना है और मैक्सिमम कितना टाइम में एक्सेल कर देना है हमें? इसमें 3 to 4 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज सर आप होती है। करके दिखा सकते हैं जी जरा? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। मैं अगर सिंपल वे में करके दिखा दूं, या इस जैसे बच्चा परफॉर्म कर ठीक रहा है, है। जैसे आप कहें। ठीक है जी जी, आप बैठ के जैसे सूटेबल हो, ठीक है। ताकि मैं चाह रही हूँ कि लोग जो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। देखिए, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जहन थोड़ा सा थकावट की तरफ जाता है, तो ये रिलैक्सेशन का सबसे एक बेस्ट मोड होता है कि आपने एक्सरसाइज के बाद ये हाथों के ये पोस्टर बनाना है, और ये पोस्टर जी हाथों बना का? के उसके बाद अच्छा, इसको फिंगर्स क्रॉस जी, करनी है आपने? क्रॉस कर लें या ऐसे रख लें, या ऐसे जैसे रख लें जी, फिंगर्स, आपकी या तो मर्जी। आप क्रॉस कर लें या फिर ऐसे बिल्कुल। रख लें। उसके बाद इनहेल करना है आपने नोज से, ये एक सर्कल हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आपने फिर दोबारा से करना है। अच्छा सर, जो मैंने YouTube पे कुछ देखी हैं ऐसी एक्सरसाइजेज, उनमें तो 8-8 सेकंड्स का होता है कि 8 सेकंड आपने इनहेल करना है, फिर 8 सेकंड आपने एक्सेल करने में लगाना है। ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जो हमारी रेगुलर क्लास होती है, क्योंकि उसमें बच्चे एक्सरसाइज करके थके होते हैं, तो उनको हम करवाते हैं। जो हाँ। आपकी इंडिविजुअल है उसमें ये तकरीबन 30 सेकंड का, मैंने बल्कि जब हमारा कोरोना आया था, अच्छा। तो कोरोना में मैंने स्पेशल एक अपना मैसेज कन्वे किया था कि ये जो आपकी ब्रीदिंग सिस्टम है, ये आपका समझ लें कि आपका डॉक्टर भी है। तो उसमें अगर आप ये चेक करना है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है, आपको हाँ खुदा ना जी, मुझे खासा भी याद है। कोई इफेक्ट तो नहीं है, तो आप इनहेल करें सांस को, ठीक है जी। और 30 सेकंड तक रोकें। अगर 30 ठीक है। सेकंड तक रोक सकते हैं तो इट्स मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बिल्कुल है। ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और एक अहम मौजू पर गुफ्तगू की। अली, आप हमसे बात तो नहीं कर सके, लेकिन आपकी प्रेजेंस के लिए भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। सर आप तशरीफ लाए, ठीक है? अच्छा, ये अगर कहें तो काता का थोड़ा सा फॉर्म दो करके दिखा सकते हैं? नहीं, अभी हमारे पास सर वक्त बहुत कम है और हमें ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you very कमिंग। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ नए मेहमान होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे नए मेहमान हैं डॉक्टर तहसीन साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके साथ हम बड़ा अहम मौजू डिस्कस करने वाले हैं। और वो ये है कि आजकल जैसे नॉर्मली हम, मुझे भी, इवन मैं अपने घर में कोई चीज़ रखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। इवन दिस इज़ माई पेन, और अगर मैं इसको कहीं रख देती हूँ तो मैं ये भी भूल जाती हूँ समटाइम्स, रोज़ नहीं लेकिन समटाइम्स ये होता है। या हमने कोई चीज़ अगर संभाल के रखी हुई हो तो हम भूल जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन होती जा रही हैं, जबकि ये कॉमन नहीं होनी चाहिए। ये एक बीमारी है, ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमें लेके जा सकती है, लीडिंग कॉज हो सकती है बहुत सारी चीज़ों का। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, एक तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करता हूँ कि आपके इस चैनल के तवस्सुल से एक बड़े अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन का आज मौका मिला है। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो मेमोरी वाकई ही आजकल अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हर पर्सन की किसी भी एज किसी में न किसी तरह हो रही है। जी बिल्कुल। सर मुझे ये भी बताएं, पहले सबसे पहले तो बताएं ये भूलने की बीमारी है क्या? अच्छा, फिर भूलना जो है ये बीमारी है, हमें लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है, रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है कि ये एक बीमारी है। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बेसिकली इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगराइज इसको किया गया, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट दो टर्म्स आ जाती हैं। एक आ जाती है शॉर्ट टर्म आ जाती है, एक आ जाती है लॉन्ग टर्म्स आ जाती है। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म में बेसिकली क्या चीज़ है कि सपोज़ आपने थोड़ी देर पहले एक बात की है कि एक पेन को आपने रखा है और उसके बाद आप उसको दोबारा मेमोराइज़ करना भूल गए हैं।
उस या फिर सर डेली के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, सोचते हैं कि जी आज फला काम करने हैं, उसमें से 2-3 काम स्किप हो जाते हैं और वो बंदे को 4 दिन बाद याद आ रहा होता है। या फिर एक और मिसाल इसकी ये है कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ कि व्हाट्सएप पे 4-5 लोगों के अगर मैसेजेस आए हैं तो आपने सोचा है कि जी मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैं इनको जवाब देती हूँ, मैं फ़लाँ काम कर लूँ। काम करने के बाद 2 लोगों को रिप्लाई कर देंगे, 2 लोगों का मैसेज या काम जहन से निकल जाएगा। इसकी सबसे अहम अगर मिसाल देखा जाए, अगर सादा अल्फाज में समझाया जाए, तो अगर कंप्यूटर है, अगर उसको देखा जाए तो मेमोरी के बारे में कहा जाता है कि इसको भी इसी तरीके से स्टोर करने के कुछ ना कुछ एक तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि इनकोडिंग आ जाती है। इनकोडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आ जाती है कि सपोज़ अगर कोई फाइल है, आप उसको किसी भी कंप्यूटर के अंदर रखते हैं तो आप उसको कोई ना कोई फ़ोल्डर का एक नाम देते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम कोई भी बात है जो हम कैटेगराइज करते हैं, पर्सन जिसके साथ हमारा डेली बेस पर मिलना है, हम उसकी फ़ाइल को अपने हिसाब से किस हिसाब से मेमोराइज़ करते हैं। अगर किसी के साथ ऑफ एंड ऑन मिलना है और उसकी बात की कितनी इंपॉर्टेंस है, हम उसको उस हिसाब से मेमोराइज़ करते हैं। फिर इसी तरह से दूसरा चीज़ क्या आ जाता है कि अगर हम उसको देखा जाए रिट्राइव करना है, रिट्राइव में क्या चीज़ आ जाती है, अगर हम उसको देखा जाए, हम उस इनकोड की हुई फ़ाइल को अगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो हमारे रेलिवेंट डाटा होता है वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से क्या होता है, अगर आपने व्हाट्सएप की बात की, व्हाट्सएप में अगर हम देखा जाए तो जो भी अगर हम किसी को अगर मैसेज हमने करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम प्रायोरिटीज़ की एक अपनी लिस्ट बना लेते हैं, या सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी मजबूरी के पेश नज़र क्या होता है कि उन बातों को सम टाइम भूल जाते हैं और सम टाइम क्या होता है हम उसको याद करते हैं। वही बात आ गई इनकोडिंग और रिट्राइव में। और अगर भूलने की अगर आदत देखा जाए तो इसमें मल्टीपल कॉजेज़ जो हैं उसमें वो जो हो सकते हैं। तो सर भूलने की बीमारी की जो अलामात हैं वो क्या हैं बेसिक उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट अलामात वो क्या है, अगर देखा जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो एक डिप्रेशन और स्ट्रेस जो एक मेन रीज़न कॉज आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि जो हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें भी फिर क्या चीज़ आ जाती है, सम टाइम कोई बात हम किसी इवेंट से पहले की भूल जाते हैं और सम टाइम क्या होता है किसी इवेंट के बाद की हमें भूल जाते हैं। ठीक है ना। अब उसको भी फिर उसने कैटेगराइज करा दिया है जिसको उन्हें रेट्रोग्रेड एमनीजिया का नाम दिया बेसिकली। उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ओल्डर एज में है, आपने देखा होगा घरों में जो बूढ़े होते हैं उनको अपनी जवानी की और बचपन की बातें याद होती हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको अपनी करंट सिचुएशन की बातें भूल जाती हैं, सही है। लेकिन अगर आप उनसे 1980s की बातें पूछेंगे तो उनको वो ऐसी होंगी कि जैसे कल सुबह की बातें हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज़ आ जाता है, हमारा उसमें ब्रेन का बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है। ब्रेन की केमिस्ट्री में क्या चीज़ आ जाता है, अल्लाह ताला ने इंसान का इस तरीके से निज़ाम बनाया है कि जिसमें इंसान ने अपने दिमाग के अंदर जो चीज़ें स्टोर करनी है उसको एक कंप्यूटर की तरह एक फ़ाइल बनाई है ना। अब उसमें हमारे फ्रंट का ये जो दिमाग का फ्रंट वाला हिस्सा आ गया, इसमें कुछ पोर्शंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें बेसिकली क्या चीज़ है, हम अपनी मेमोरीज़ को स्टोर करते हैं। अगर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, वर्क में किस तरीके से आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन इंजर्ड हो जाता है, कोई उसके साथ ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है, या सपोज अगर उसके साथ कोई स्ट्रेस है, तो ये रीज़न है। ठीक है। तो सर भूलने की बीमारी का इलाज क्या मुमकिन है? हाँ जी, उसका इलाज क्या है, कुछ क्या है इस तरीके से है कि सपोज अगर देखा जाए कि अगर उसमें सबसे पहले किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है, केस हिस्ट्री से इस कंटेक्स्ट में कि सपोज अगर देखा जाए, अगर वर्ल्ड रिसर्च बेस पर भी देखा जाए, फीमेल में स्ट्रेस की रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। अच्छा, इसी तरीके से फीमेल में डिप्रेशन की रीज़न भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है। अब इस स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी हमारी मेमोरी के साथ कहीं ना कहीं लिंक आ जाता है। अच्छा, बात यहाँ पर ये आ जाती है कि वाई फीमेल में ही ये ऐसा क्यों हो सकता है। यहाँ मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। देखा जाए तो अगर जितने भी मेल्स हैं जी, इनका सोशल लिंक ज़्यादा है। सपोज अगर अच्छा, ये सबसे बड़ी वजह नहीं, ये वजह नहीं है। नहीं, वजह ये है, आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर मैं ऐड ऑन करती हूँ। वजह ये है कि स्ट्रेस की बात को मैं उसके साथ लिंक करने से पहले मैं आपसे ये बात कर रहा था। सपोज अगर एक मेल है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में जाता है, उसका कोई ना कोई आगे फ्रेंड है, उसका फ्रेंड का एक और सर्कल है, वो उनके साथ अपनी बातें करके अपने कैथारसिस करवा सकता है। जो उसका मेन टास्क है उसके ऊपर फोकसिंग कर सकता है। अब हमारे यहाँ फीमेल क्या है, वो ज़्यादातर जो जॉब्स करती हैं उनका एक लिमिटेड सर्कल है, घर में भी एक लिमिटेड सर्कल है। इसी तरीके से वो क्या चीज़ है, वही पुरानी बातों को याद कर कर के और अच्छा, ये बड़ा अहम है।
जिन ख़वातीन का कोई सोशल सर्कल नहीं है वो एंजाइटी स्ट्रेस का शिकार रहती हैं, डिप्रेशन का शिकार रहती हैं हर वक्त। और फिर हमारे यहाँ ज़रा ये कॉमन चीज़ है ना कि हम जैसे ये ख़ातून की शादी हुई उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई, जी फ़लानी दोस्तियाँ छोड़ दो, फ़लाँ ये कर दो। फिर ज़ाहिर है उसको यहाँ हमारे यहाँ शादी का मकसद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे शादी तो होती भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन शादी के बाद जो है वो ख़ातून पर, किसी भी लड़की पर वो ज़िम्मेदारियाँ, वो चीज़ें डाल दी जाती हैं कि जो हैं वो घर वाले 40-40 साल के बाद कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फिर उन्हें कहा जाता है कि जी रिश्तेदारों से ऑब्वियसली मिलना कम हो जाते हैं, घर वालों से मिलना कम हो जाते हैं। सोशल सर्कल, वाकई आपकी बात ठीक है काफ़ी हद तक कि सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी इंसान है, हर इंसान का एक अपना एक इन्वायरमेंट होता है, हर इंसान की एक अपनी लर्निंग होती है। अगर एक सादा सी मिसाल देखा जाए कि एक इंसान जो 18 या 19 साल की उम्र तक अगर अपने घर में रहा है, FA भी की है, वट एवर कुछ भी किया, एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ, आप देखें किसी हॉस्टल में जाए उसको स्टार्ट में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है, सही है। इसी तरीके से एक लड़की है, वो जिस माहौल से आई है उसका एक अपना एक बैकग्राउंड है, उसकी अपनी एक डोमेन्स हैं, उसकी अपनी एक बाउंड्रीज हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बेसिकली बात क्या है कि कम्युनिकेशन गैप है। उसके अलावा क्या सोशल सर्कल में क्या चीज़ है। अब होता क्या है, वो लड़की किसी भी माहौल से आई है, हमारे यहाँ क्या होता है कि उसको एक स्टिग्मा कर दिया जाता है, कि उसका लेबल लगा दिया जाता है कि शायद ये हमारी बात को नहीं मान रही, ये शायद हमें हो सकता है कि ये काउंटर कर रही है। उसमें क्या चीज़ है कि जब इस तरीके के एलिमेंट्स जब क्रिएट होते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि एक टर्म आ जाती है जिसको कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब ये कि हमें किसी का बचपन का कोई भी इवेंट्स का पता नहीं है, किसी के साथ माजी में कुछ इस तरीके से हुआ है, वो रिलैप्स के तौर पर जब उसके ऊपर आएगा, उसका क्या होगा कि उसकी अपनी एक लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है सर, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा तहसीन साहब के भूलने की जो बीमारी है उसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है, पता कैसे चल सकता है कि इसको बीमारी है? अच्छा, उसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर सम टाइम जो लोग उसके साथ रह रहे होते हैं, बेसिक अगर देखा जाए तो वहाँ से ये काम स्टार्ट होता है कि वो उसको अगर ऑब्जर्वेशन में लेकर आते हैं। ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वालदा है अपने बच्चे को कोई काम कहती हैं कि बेटा आपने सुबह उठकर ये काम करना है, 1 टाइम है 2 टाइम है वो भूल रहा है। इसी तरीके से अगर उसके जो बहन भाई हैं वो उसको नोटिस में लेकर आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसके स्कूल से हिस्ट्री ली जाए, क्योंकि देखें ना अगर इन्वेस्टिगेशन भी की जाए तो वो 1 टाइम नहीं की जाती, उसको बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब उसमें देखा जाए तो एक मेडिकली टर्म है, उसमें क्या चीज़ है कि किसी भी पर्सन को डायग्नोज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका हमने एटलीस्ट 6 मंथ की हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बुरी बात क्या चीज़ है कि लोग किसी को बग़ैर किसी सर्टिफिकेशन के, बग़ैर किसी अथेंटिसिटी के मुंह पर कह देते हैं कि आपके अंदर ये आदत हैं। वहाँ पर ये क्वेश्चन मैं फिर सम टाइम लोगों से पूछता हूँ कि अगर आप किसी को ये कह रहे हैं, क्या आपके पास सर्टिफिकेशन है, क्या आपके पास अथॉरिटी है? क्योंकि अगर देखा जाए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट से हम किसी को इस तरीके से नहीं अच्छा, फिर हम किसी की बीमारी को बढ़ा भी सकते हैं ऐसे तनकीद करके, नेगेटिव क्रिटिसाइज करके उसको ना, हम उसकी बीमारी को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। जैसे कि हम आजकल हमारा मुआशरा जैसा है, हम वैसे जहनी बीमारियों को सीरियस नहीं लेते। हम कहते हैं जी नहीं, जहनी बीमारी तो होती कोई नहीं है, इसका तो कोई अमल दखल ही नहीं है ज़िंदगी के किसी हिस्से में। जबकि जितनी आपके फ़िज़िकल डिसऑर्डर्स हैं, जितनी आपके जिस्मानी बीमारियां अहम हैं, जैसे लंग्स का मसला हो गया, दिल के मसाइल हो गए और बहुत से मसाइल हैं, वैसे ही जहन के बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्पेशली तौर पर ये जो हमारा ख़ित्ता है जिसमें साउथ पंजाब आ जाता है, मतलब एक बार डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगी, कोई क्रिटिसाइज़ में नहीं आएगी। इसमें हमारे यहाँ एक चीज़ बचपन से सिखा दी जाती है कि जादू या कोई जिन जिनात वगैरह। सर ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमारे यहाँ मेंटल डिसऑर्डर्स को जिन्नात से ताल्लुक़ जो है वो उनका क्रिएट कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान जिसको चलती हुई कोई चीज़ नज़र आ रही है, उसके कानों में आवाज़ें आ रही हैं,
हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं कि शायद इसके ऊपर आसेब हो गए या जादू या कोई तावीज़ हो चुके हैं, लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऐसी डिजीज़ या ऐसे डिसऑर्डर बेसिकली आपके किसी अल्ट्रासाउंड या किसी एक्सरे में तो डायग्नोस हो नहीं हो नहीं सकते। सकती, साइकोलॉजिस्ट लेकिन कर सकता है उसको उसमें diagnose। साइकोलॉजिस्ट में भी फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि जिसने डिग्री ली है वो साइकोलॉजिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट है, बट उसके पास एक्सपर्टीज अभी नहीं एक्सपर्टीज है। नहीं है। ठीक है सर, कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अलीज़ मुनव्वर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन होगा डॉक्टर साहब से कि 3 किस्म के एलिमेंट्स जो है ना मुख्तलिफ पाए जाते हैं। मैं पर्सनली मुझे कांटेक्ट नंबर्स और बंदों के नेम्स यानी अभी बताएंगे मुझे भूल जाएंगे, ये मेरा इशू है। अदरवाइज बिल्कुल आई एम हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या एलिमेंट्स हैं, नेम भूल जाना और कांटेक्ट नंबर। और ठीक दूसरा है। कुछ लोग हाइपर होते हैं और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हादसा हुआ होता है, नॉर्मली बिल्कुल ठीक होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बहुत पढ़े लिखे मास्टर्स के बंदे की यंग है। ठीक तो है। उनका मसला ये है कि कभी जब वो हाइपर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हादसा किसी की उसमें गुजर जाए तो किसी वक्त उसको उसके जो है ना वो आफ्टर शॉक्स कह लें या क्या वो आते हैं, तो उसको उसका भी क्या इलाज मेडिसिन से मुमकिन है, और अगर वो ठीक है। मेडिसिन है तो आप क्या तजवीज करेंगे या दिखाया ठीक है। जाए। और दूसरा ये जो मेरा तो अब ये मसला है, इतना नहीं है मतलब हो जाता है, अभी नाम बताओ शकूर साहब आपकी एज क्या है? ये क्या है जी? मेरी जी एज माशाल्लाह काफी है। अच्छा चले अंदाजन बता दें 50 ताकि हम जो आपने प्रॉब्लम बताया ना उसको, जी जी 50 अंदाजन कितनी एज है? जी मेरी 58 58। जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। हम आपको जवाब देते हैं। अच्छा डॉक्टर पहले उनके पहले सवाल का जवाब दे दें। अच्छा ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शकूर साहब ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है कि जो मेमोरीज हमारी लॉस हो जाती हैं उसकी बेसिक रीज़न क्या चीज़ है, और उसके बाद अगर मुझे कोई नंबर बताए तो मैं भूल जाता हूँ। एक टर्म इसमें आ जाती है जिसको बोला जाता है चंक का लफ्ज़ बोला जाता है। चंक ये वर्ल्ड वाइड जितनी भी साइकेट्री या साइकोलॉजिस्ट होगी उनके लिए एक फेमस टर्म है। उसमें ये कहा जाता है कि सपोज़ अगर आप किसी को नंबर्स आगे पीछे करके बताते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं ABC आगे, आप उसको तोड़ तोड़ के कहीं से जी बता देते हैं, कुछ उसके सामने लिख दें, तो कहते हैं ये कि कोई भी इंसान है चाहे वो नॉर्मल पर्सन भी है वो 3 या 4 से ज़्यादा याद नहीं कर सकता। अगर वो कर भी सकता है, एक फार्मूला है कि 7 प्लस हो सकते हैं या 7 लेस हो सकते हैं। 7 में प्लस कर दें 2 को कर दें या लेस कर दें 2 को, मतलब 5 कर सकते हैं या 9, लेकिन 9 भी उस सूरत में आ सकते हैं कि जो हाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। अब माशाल्लाह से साहब की जितनी एज है इसमें मतलब मैं इस एज में ये क्रिटिसाइज़ नहीं बात करूँगा क्योंकि वक्त के साथ साथ हर किसी ने इस एज में जाना होता है, लेकिन इट्स क्वाइट ठीक हेल्दी। है, इट्स क्वाइट हेल्दी। अब उसमें कई रीजंस आ सकती हैं। उसमें फॉर एग्जांपल देखा जाए कि फैमिलीज़ के भी सम टाइम बंदे को परेशानियां होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी PTSD की, एक बात की थी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसमें अगर मैं सादा अल्फाज में ये समझाया जाऊँ तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो सम टाइम लोग क्या होते हैं वो कहते हैं कि आपकी वजह से ये काम हुआ है, उसने उस बात को दिमाग के अंदर ले लेते हैं। इससे भी अगर सादा अल्फाज में अगर मैं बात समझाई जाए तो अगर देखा जाए हमारे खित्ते में अगर किसी की अगर 1 या 2 बेटी इकट्ठी पैदा हो जाएं तो उसको बार बार कहा जाता है कि अगर नेक्स्ट अगर बेटा पैदा ना हुआ तो आप ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे। होता क्या है कि वो इन बातों को जहन के ऊपर ले लेता है या ले लेती है। इन सारी बातों का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात एज पूछने का बेसिकली पर्पस क्या था कि एज के साथ साथ विद द टाइम बीइंग इंसान की थोड़ी सी कैपेसिटी में जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए आपकी जो शुगर लेवल है, आपकी जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आ गए, बेवरेजेस आ गए, वो इसमें रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल, उनके जो आर्टिफिशियल कलर हैं। सर कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं और इसमें उनका भी कसूर नहीं होता, तो मुझे बताएं उनके हवाले से थोड़ा सा शॉर्टली मुझे बता दें कि वो जो ओवर थिंक इतना करते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें ओवर थिंकिंग की भी कई रीजंस आ जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं कि अगर देखा जाए, अगर मैं उसको मैं कैटेगराइज हूँ, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्शनल चलते हैं, वो कहते हैं कि हमने किसी के साथ कोई भी इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करनी। ठीक है ठीक है ठीक है सर, वक्त हमारे पास
कम है, बल्कि वक्त ख़त्म हो चुका है। तो हम आपका बड़े मशकूर हैं आपके कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस अहम टॉपिक पर डिस्कशन की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और जी, उम्मीद करती हूँ आप जिन लोगों का वीकेंड आज से शुरू हो चुका था उनका अच्छा गुजर रहा होगा और कल के दिन को भी अच्छे से गुजारें, सेलिब्रेट करें और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त चाहती हूँ, खुदा हाफ़िज़।